चलिए शांत हो जाइए और सुनिए। देखिए सबसे पहले एक टॉपिक है एनोडाइजिंग। हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया है अबाउट कोरोजन। तो व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट इज रस्टिंग? बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एनी लेयर ओवर एन आर्टिकल। सपोज करिए आपके पास एक आर्टिकल है और ये बड़ा शाइनी है, बट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो इसके ऊपर क्या होने लगता है, कोरोजन होने लगता है, एक लेयर बनने लगती है। कभी कभी आयरन हो तो रस्टिंग होने लगती है। हम चाहते हैं इसको बचाएं। चैप्टर 1 में हमने कोरोजन के बारे में बहुत डीपली पढ़ा। हम चाहते हैं कि हम इसको बचाएं, तो व्हाट इज द, हमारे पास क्या तरीका है इसको बचाने का? तो भाई हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े इन चैप्टर नंबर 1 कि हम पेंट अप्लाई कर सकते हैं, हम ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, हमने गैल्वेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, हमने एनोडाइजिंग के बारे में डिस्कस किया। तो व्हाट इज बेसिकली गैल्वेनाइजेशन? एनोडाइजिंग से पहले गैल्वेनाइजेशन समझते हैं। तो हमने कहा कि देखिए जैसे एक एल्यूमिनियम का, एक आयरन का आर्टिकल है, किसी कोई भी एक मेटल का आर्टिकल है, अगर वो एनवायरनमेंट पे एक्सपोज रहेगा तो उसकी भाई लेयर, एक लेयर जमे किसी से डल हो जाएगा। तो हम खुद से एक लेयर बना देते हैं पहले, जिस लेयर के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। जैसे अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर बना दूं किसकी, जिंक की, किसकी लेयर बना दूं, जिंक की, ऐसे करके एक लेयर बना दूं, तो वो जिंक की लेयर को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। ये हमने पढ़ा चैप्टर 1 में। अगर मैं जिंक की नहीं एल्यूमिनियम की लेयर बना दूं, किसकी लेयर बना दूं, एल्यूमिनियम, तो उसको क्या बोला जाता है, एनोडाइजिंग। तो व्हाट इज एनोडाइजिंग? फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ओवर अ मेटल, ओवर एन आर्टिकल। एक आर्टिकल के ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर बना देना इज नोन एज एनोडाइजिंग। अब अगर आप चाहते हो वो कोरोजन से बचाए और ज्यादा अच्छे से बचाए तो लेयर पतली होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए? मोटी। जितनी थिक लेयर होगी उतना अच्छे से प्रिवेंट करेगी। दूसरी बात, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ये एक शाइनी मेटल है, तो ये एक शाइनी फिनिश भी देता है। तो एनोडाइजिंग को शाइनी दिखाने के लिए और कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए, दोनों के लिए हम यूज करते हैं। तो एक बार डेफिनेशन से भी गो थ्रू कर लेते हैं। क्या कह रहे हो, डेफिनेशन? डेफिनेशन लिखी तो ये अभी तो पढ़ा था एनोडाइजिंग यार, क्या बात करते। पढ़ो एनोडाइजिंग, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑन एनी आर्टिकल। एल्यूमिनियम की लेयर जब बनाई जाती है किसी भी आर्टिकल पर, दैट इज नोन एज एनोडाइजिंग। इट मेक्स अ कोटिंग, ये कोटिंग बना देता है टू रेजिस्ट फर्दर कोरोजन, ताकि आगे कोरोजन ना हो। फॉर बेटर रिजल्ट, अगर हम चाहते हैं अच्छे रिजल्ट आए, मेक थिक लेयर, कैसी लेयर बनाओ, थिक लेयर। जितनी थिक लेयर होगी उतना अच्छे रिजल्ट आएंगे। दिस गिव्स एन अट्रैक्टिव फिनिश, इस वजह से एक अट्रैक्टिव फिनिश भी देखने को मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट एनोडाइजिंग। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एनोडाइजिंग। होपफुली ये सबको क्लियर है। कोई डाउट लग रहा है तो बोलो, जल्दी बोलो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है गाइस, वो हमें पढ़ना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए ये वाला टॉपिक, पहले मैं चाहता हूं आप ना बस एक बार ना ये डायग्राम देख लो, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपके माइंड में इनकी एक पिक्चर बनी हुई हो। ये डायग्राम देख लो। अनमोल वो गेट को थोड़ा सा धक्का दे देना। ठीक है, ये डायग्राम देख लो आराम से, आप समझने की कोशिश करें। Guys, when we say allotropes of carbon, तो बेसिकली देयर आर 3 allotropes of carbon। लेकिन सर आप 3 allotropes of carbon तो ठीक है, लेकिन allotrope होता क्या है? allotrope बेसिकली क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का, एक एलिमेंट का, एक एटम गलत वर्ड हो जाएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का
एक डिफरेंट 3D अरेंजमेंट होना, एक डिफरेंट 3D अरेंजमेंट होना। मतलब क्या है, मैंने कहा आप एक बात बताओ, ये जो टेबल है ये वुड की बनी है, ठीक है। अभी इसका क्या काम है, इसका काम है इसके ऊपर सामान रखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट इस तरीके से हो रखा है। आप कंसीडर करो जो ट्राइपॉड है ये भी वुड का हो, क्या इसका काम भी इसके ऊपर सामान रखना होगा? नहीं, इसका काम क्या है, फोन होल्ड करना। बस एक फर्क क्या है दोनों में, इनका जो अरेंजमेंट है 3D अरेंजमेंट है वो कैसे है, अलग है। तो कुछ सब्सटेंस में जो कार्बन होता है वो किसी अलग तरीके से मिलेगा, वो किसी अलग तरीके से मिलेगा, और कुछ सब्सटेंस में अलग तरीके से मिलेगा। अलग तरीके से मिलने का क्या मतलब है यार, ये बीच में ना बहुत बार आ रहा हूँ, नहीं हर बार यही खुल जाता है। अलग से मिलने का क्या मतलब है, अलग से मिलने का मतलब है, देखो यहाँ पर ये जो एटम्स है ना, ये कार्बन के एटम्स है सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे आपको अरेंजमेंट अलग दिख रहा होगा, यहाँ अरेंजमेंट अलग दिख रहा होगा, यहाँ अरेंजमेंट अलग दिख रहा होगा। तो अरेंजमेंट अलग होने से क्या फर्क, अरेंजमेंट अलग होने से क्या फर्क पड़ता है, इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। क्या हो जाता है, प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो कार्बन 3 अलग अलग अरेंजमेंट्स में हमें मिल रहा है, जिसमें से पहली अरेंजमेंट है डायमंड। क्या अरेंजमेंट है, डायमंड। सर अरेंजमेंट वर्ड ना हमें समझ नहीं आया अच्छे से कि क्या मतलब है, तो मैं आओ आपको समझाता हूं। मैंने कहा जो डायमंड है ना, उसमें हर एक कार्बन एटम, डायमंड में हर एक कार्बन एटम एक टाइम पे अलग अलग 4 कार्बन एटम से क्या होता है, कंबाइन होता है। 4 कार्बन एटम से क्या होता है, कंबाइन होता है। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक टाइम पे कितने बॉन्ड बना पाएगा, कितने एटम से कंबाइन हो पाएगा, 4। तो हर एक कार्बन एटम 4 एटम से ऑलरेडी कंबाइंड है। तो मुझे एक बात बताओ, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे ये उतना स्ट्रॉन्ग होगा या उतना वीक होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो एक कार्बन एटम है ये 4 अलग अलग कार्बन एटम से बॉन्ड बना के बैठा है, इस वजह से ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में। हम सबको पता है डायमंड कैसा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस अकरिंग इन द नेचर। दिस इज द रीजन इज, ये हार्ड क्यों है, रिजिड क्यों है, क्योंकि हर एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से बॉन्ड बनाकर बैठा है। ये तभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। तो ईच कार्बन एटम has bonds with 4 other carbon atoms, 4 other carbon atoms। ये टॉपिक चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 में आप किसी में भी पढ़ सकते हैं। शायद एनसीईआरटी में चैप्टर 4 में है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, चैप्टर 4 में ही होगा, लेकिन हम इसको यहीं कवर करके चलेंगे तो ध्यान से समझेंगे। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कार्बन है। तो याद रखेंगे डायमंड, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट अकरिंग सब्सटेंस। तो आप बताओगे इन डायमंड, इन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड बाय 4 डिफरेंट कार्बन एटम। हर कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बाउंडेड है, 4, विच इज मैक्सिमम। 4 से ज्यादा से हो भी नहीं सकता था। तो ये क्योंकि चारों ने इसको पकड़ के रखा है तो कैसा रहेगा, बहुत हार्ड रहेगा, जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज द हार्डेस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन द नेचर। कार्बन का सेकंड एलोट्रोप है ग्रेफाइट। कैसा एलोट्रोप है, ग्रेफाइट। आप इसको इस तरीके से समझ लो ना, आप देखो कि आप अपने आसपास लोगों को देखो कि एक कोई पर्सन है, सब लोग उठ रहे हैं, सबके पास, सब इंसान है, सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, ठीक है, सबके पास दिन में 24 घंटे है। एक पर्सन है जो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है, सुबह जिम जाता है, हेल्दी रहता है, दिन भर अच्छे से एक्टिविटीज करता है। दूसरा पर्सन है जो बिस्तर पे आराम करता रहता है, ठीक है। तो क्या दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है, नहीं। दोनों की जो लाइफस्टाइल है वो सेम है, नहीं। दोनों का जो सक्सेस रेट होगा क्या सेम होगा, नहीं। तो सेम इसी तरीके से है तो कार्बन, है तो कार्बन, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, अलग अलग है। इस वजह से पूरा जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। ये भी कार्बन है, जो कोल होता है, कोयला, वो भी कार्बन होता है, लेकिन एक जगह वो बिल्कुल काला है, एक जगह इतना शाइनी है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी। अब आओ सेकंड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम एक समय पर ओनली 3 कार्बन एटम से बाउंडेड होता है। डायमंड में कितने से बाउंडेड होता है, 4, ग्रेफाइट में 3। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। एक ने यहां बॉन्ड बना दिया, एक ने यहां बॉन्ड बना दिया, एक ने यहां बॉन्ड बना दिया, कितने बच गए, 1 बच गया।
ये कैसा इलेक्ट्रॉन रह गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या रह गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 8 में भी पढ़कर आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कौन सा फ्लो करता है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। गाइस इसमें कर सकता था क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन को इसने पकड़ रखा है, क्या ये जाने देगा? नहीं, जब तक फ्री नहीं है तब तक जाने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को कोई होल्ड करने वाला है क्या? नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है। भाई बच्चों को नहीं पता होता पूरे साल पढ़ने के बाद कि व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबको पता है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, लेकिन क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? गुड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? गुड कंडक्टर। ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड बाय 3 अदर कार्बन एटम। ग्रेफाइट पेंसिल की निब में है हमारे। तो आपने कभी सबने फील करा होगा कि मानो मैं क्या करूं, मैं इसके ऊपर इस पेंसिल से इस तरीके से थोड़ी देर ऐसे रब करता रहूं और फिर इसे टच करूं तो कुछ एक अलग सा फील आता है। कैसा फील आता है? स्मूथ सा। कैसा फील आता है? स्मूथ सा। यानी ये सरफेस को प्लेन कर देता है, सरफेस को प्लेन कर देता है। यानी ये किसकी तरह एक्ट करता है? इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। किसकी तरह एक्ट करता है? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? लुब्रिकेंट ऐसे मटेरियल होते हैं जो फ्रिक्शन को कम करने में मदद करते हैं। जैसे ऑयल, कोई लॉक जाम हो गया है तो हम उस पर क्या लगाते हैं? ऑयल लगाते हैं, ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए? कम हो जाए। मानो यहाँ पर मैं पूरी जमीन पर तेल गिरा दूं, ऑयल गिरा दूं और तुम्हें बोलूं चलो यहाँ पर, क्या होगा? फिसलते फिसलते फिरोगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। तो ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट की तरह भी एक्ट करता है। ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट की तरह भी एक्ट करता है। लास्ट है आपका बकमिनिस्टर फुलरेन। बग नहीं, बकमिनिस्टर फुलरेन। इसके अंदर आप याद रखेंगे कितने कार्बन एटम होते हैं? 60 कार्बन एटम होते हैं एंड दे आर अरेंज इन द शेप ऑफ, किसी को याद है तीसरी शेप कैसी दिख रही थी? स्फेरिकल दिख रही थी। दे आर अरेंज इन अ शेप ऑफ स्फेयर। कैसी शेप में अरेंज होते हैं? स्फेयर की शेप में अरेंज होते हैं। और इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, दे आर डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं? बहुत डार्क कलर के होते हैं और सॉलिड होते हैं। लिखा तो है 60। लैब अभी दिखा देते हैं। हमारे पास पैनल है, हमारे पास गूगल है, इंटरनेट है, इमेज अभी खोलकर दिखाएंगे आपको। सब उड़ गया क्या? बस उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार आप मेरे लिए ना इनको पढ़ने में भी मेरी मदद कर दें। पहला टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो हमने कहा कि कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स। अलग अलग 3D स्ट्रक्चर की वजह से ये अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है। ईच नॉन एज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इसे क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। पहला एलोट्रॉप कौन सा है? डायमंड। मैंने कहा डायमंड क्या है? इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन विच द एटम ऑफ कार्बन इज बाउंडेड बाय हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4 कार्बन एटम्स इन 3D स्ट्रक्चर। क्या बोला है? इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड इंसुलेटर। ऑब्वियसली बात है, हार्डेस्ट सब्सटेंस और साथ में कैसा है? इंसुलेटर। यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इट इज यूज्ड इन ड्रिलिंग रॉक्स। रॉक्स को ड्रिल करने में यूज करा जाता है एंड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, और ज्वेलरीज बनाने में मदद करता है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि क्यों हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आप याद रखेंगे क्योंकि हर एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बाउंडेड है? 4। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई इट इज द हार्डेस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन द नेचर। कोई जानता है एक डायमंड को बनने में कितने साल लगते हैं? कई हजार साल लग जाते हैं। ठीक है, आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं सोचता हूँ आपको बता दूं। लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड क्या होते हैं? नाम से पता लग रहा है लैब में ग्रो करे गए डायमंड। तो जो डायमंड है वो उसको हजारों साल क्यों लगते हैं? वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर रहता है
एक सर्टेन प्रेशर मिलता है उसे, एक सर्टेन प्रेशर के बाद वो ग्रो करता है, डिवाइड करता है, नए नए बढ़ना चालू करता है, उसकी ग्रोथ होती है, तब जाकर डायमंड बनता है। तो आजकल क्या करा जा रहा है, लैब के अंदर डायमंड को लिया जाता है, डायमंड का छोटा सा पीस लिया जाता है और उसको ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कर जाती है, सर्टेन प्रेशर सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड करा जाता है ताकि वो जल्दी से ग्रो हो। जो काम पहले कई हजार सालों में हो रहा था वो अब 2 हफ्ते 4 हफ्ते में हो जाता है, ठीक है। और ये जो डायमंड है, जो लैब ग्रोन डायमंड होता है, एक बेसिकली डायमंड को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर आता है, एक पेचकस जैसा आता है, ठीक है। आप उसे टच करके देखते हैं तो वो बताता है डायमंड है या नहीं है। तो एक डायमंड होता है, एक मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, एक ना कुछ प्लास्टिक जैसा होता है जो नॉर्मली जो मतलब आजकल टॉप्स वगैरह में आता है, क्या बोलते हैं उसे, हैं सेफायर बोलते हैं कुछ, या तो सेफायर बोलते हैं कुछ, एक मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा माइंड का वर्ड, आई डोंट रिमेम्बर। तो जो भी होता है वो, तो आप जैसे डायमंड पे टच करेंगे तो वो शो करेगा डायमंड है, आप उस दूसरे मटेरियल पे टच करेंगे तो बताएगा कि डायमंड नहीं है। और आप लैब ग्रोन डायमंड पे करेंगे तो क्या बताएगा, तो भी यही बताएगा कि डायमंड है। यानी ये भी डायमंड ही होते हैं और इनका कॉस्ट जो है वो ओरिजिनल डायमंड के कंपैरेटिवली 5 गुना लगभग कम होता है, यानी 20% इनका कॉस्ट होता है। आजकल इनका बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बाहर की कंट्रीज में तो बहुत चल रहा है, हमारी कंट्री में भी आ ही जाएगा, धीरे धीरे चालू तो हो चुका है, ठीक है। तो लैब ग्रोन डायमंड यानी लैब के अंदर भी डायमंड बनाए जा रहे हैं। अच्छा डायमंड देखो, जो लोग है ना, मैं बताता हूँ बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए, गोल्ड और डायमंड, कहते हैं गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में पैसे लगाना सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि विद टाइम जो गोल्ड है उसका प्राइस बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट होगा। डायमंड की रीसेल वैल्यू उतनी नहीं होती है। हेलो, समझ गए? चलो, ये हुआ डायमंड। आ जाओ ग्रेफाइट। इन ग्रेफाइट ईच एटम इज बाउंडेड बाय 3 डिफरेंट एटम ऑफ कार्बन एज इट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे पिक्चर तो आपके दिमाग में नहीं है ना, पिक्चर में बना के समझा चुका हूँ कि एक कार्बन एटम के पास 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 3 कंबाइन हो गए तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसने क्या बोला, एज इट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन दैट्स व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इट इज यूज्ड एज एन लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह इसका यूज किया जाता है। बकमिंस्टर फुलरेंस रख दिया। इट इज अ कार्बन कंटेनिंग डस्टर नहीं क्लस्टर, इट इज अ कार्बन कंटेनिंग cluster of 60 atoms joined together to form a spherical structure. It is dark solid at room temperature. room temperature पे कैसा होता है, डार्क सॉलिड होता है। आप देखना चाहते थे, मैं भी आज आपके साथ थोड़ा एक्सप्लोर कर लूंगा बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में। ये मुझे जरूर पता है कि अभी हम 60 वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद और भी डिस्कवर हो चुके हैं। मिंस्टर सिक्सटी कार्बन एटम्स अरेंज इन अ होलोस्फेयर। एक सोकर फुटबॉल जैसे लगते हैं, स्फेरिकल होते हैं ना। देखो नाम कैसे हुआ, कोई पूछ रहा था ना, देखो बकी बॉल बोलते हैं इन्हें, ऐसे से दिखते हैं। इमेजेस में क्या दिखेगा, मुझे लगता है वैसे ही दिखा देंगे। हाँ ये दिखा देंगे। ये रहा ये रहा ये रहा, ये तो कार्बन डायमंड ग्रेफाइट कुछ बता दिया।
अगर हम करते रियल 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 था, उधर था, बैक कैसे कर सकते हैं? यहाँ से कर दूं? सर्च ही करना पड़ेगा इसको। वहां पे था यार, मैंने बाद में देखा, ये रहा रियल। देख लो, ऐसा सा दिखता है, वैसे ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, देखो घूम रहे। हाँ बोलो बोलो सर। इसको तो नहीं, जो डायमंड का अरेंजमेंट है ना, वो इस तरीके से है कि वो हर तरफ से कार्बन 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 है। इसका अरेंजमेंट वैसा नहीं। 60 है, लेकिन बीच में से खाली है ना, बीच में से खाली है। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड में यहाँ भी कार्बन, उसके साथ भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, हर जगह पूरे में कार्बन है, बीच में से भी भरा हुआ है। ये तो होलो है, प्रेस करोगे तो समझ रहे हो, इनके बीच में गैप होगा तो नहीं होगा। क्या सुंदर घूम रहा है, देखो, समझ गए? इसमें देखो हर एक कार्बन कितने एटम से कंबाइन दिख रहा है आप लोगों को? बातें नहीं करो। 5 नलायको, 6 कहां से दिख रहे तुम्हें? तुम्हें डबल नजर आ रहा है, मेरे को पता है डबल कब नजर आता है। कोई भी कार्बन ले लो, ये 1 2 3 3 से कनेक्ट है, एक ऊपर एक इधर एक इधर, 3 से कनेक्ट है हर कार्बन एटम। वही 5 कैसे? ये रुकेगा कभी भी? अरे यार तुम्हें कैसी बात कर रहे हो तुम? ये देख लो, एक इधर एक ऊपर, कोई भी देख लो। 5 कहां से दिख रहे तुम्हें? ये देखो, एक इधर एक ऊपर। तुम पूरा स्ट्रक्चर ले रहे हो। अरे 5 6 तो ठीक है, लेकिन हर एक एटम कितने से कंबाइन है? सिर्फ 3 से। वैसे वो 3 वाली बात तुम्हारे काम की नहीं है, लेकिन तुम देख लो, 6 दिख रहे थे ना कार्तिक। देखो ये कार्बन ले लो, 1 2 3, तो 3 3 से अटैच होते, लिखना मत, लेकिन ये मैंने भी डायग्राम में ऑब्जर्व किया। नहीं, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और होते होंगे बिल्कुल। कार्बन मिलता है ना, कोल के फॉर्म में मिलता है। यार नोट्स उड़ा दिए क्या मैंने? नोट्स, आओ आप शांत हो जाओ, अब अटेंडेंस बोलो, शांत हो गए। ये तो सबको याद होगा, इतना ही कर लेना बस। ये सीक्वेंस में लिखे हैं इनके एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17। ये एटॉमिक नंबर आने बहुत जरूरी है। अगर एटॉमिक नंबर में जरा सी भी कंफ्यूजन हुई तो पेपर में कबाड़ा हो जाएगा, ये बात ध्यान। हाँ, 10th में 30 तक पढ़ते हैं।
118 पढ़ाए जाते, पूरे चैप्टर कट गए। आओ गाइस, अब थोड़ा सा शांत हो जाओ और मन लगाकर एक बात सुनो। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, गाइस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका दूसरा एक और नाम होता है। दूसरा नाम क्या होता है इनका? आयनिक कंपाउंड्स। क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। तो मैंने कहा कि आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बनाना हम सीख लेंगे, बट व्हाट डू मीन बाय आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? तो मैंने कहा गाइस ये वो कंपाउंड होते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं जो किन से मिलकर बने होते हैं? एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो मैंने कहा था कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ मेटल है ना, नॉन मेटल। एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलकर जो भी कंपाउंड बनाएंगे उस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा? आयनिक कंपाउंड। क्या बोला जाएगा? आयनिक कंपाउंड। मैंने कहा सर एग्जांपल देके बताओ। मैंने कहा मेटल का एग्जांपल दो। मैंने कहा चलो सर आप ले लो सोडियम। क्या ले लो? सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लोरीन मतलब क्लोराइड बेसिकली, एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,7। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है या लूज करना चाहता है? लूज करना चाहता है। ये चाहता है कि मैं ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, खो दूं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 7 लूज करना चाहता है, ये एक गेन करना चाहता है? एक गेन करना चाहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, गेन करना चाहता है। ये तो परफेक्ट पेयर है। सोडियम यानी जो मेटल है, दे टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, द नॉन मेटल टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो कोई हो ही नहीं सकता। एक देना चाहता है, दूसरा लेना चाहता है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मैंने कहा कि ये रहा सोडियम। आउटर मोस्ट शेल्स याद रखना, हमेशा याद रखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से करेंगे? आउटर मोस्ट शेल वाले पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये रहा सोडियम का एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन। तो मैंने कहा क्लोरीन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। हम डिफरेंशिएट कर सकें तो हम जब एनसीईआरटी में ये काम हम कब खुद करेंगे, ये काम नोटबुक में, तो क्रॉस बनाकर करेंगे। क्या बना के करेंगे? क्रॉस, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें। अभी तो मेरे पास कलर है, तो मैं अभी आपको कलर की मदद से समझाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो कोई दिक्कत लग रही है? नहीं। अब क्या होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो सोडियम के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसका क्या रिजल्ट मिला कि Na का एक नेगेटिव चार्ज चला गया। एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो Na के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत लग रही है किसी को? इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो चला जा चुका है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन इसके साथ है। क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। इसने क्या किया, इसने जो सोडियम का ये एक इलेक्ट्रॉन था ये भी ले लिया, तो ये आ गया सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन। कैसे आ गया? सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया होगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा। कैसे चार्ज आया होगा?
नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, NaCl। क्या बना दिया, गलत लिख दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो कंपाउंड बना है, ये बना है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल एंड टू अ नॉन मेटल, फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, आयोनिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है, आयोनिक कंपाउंड। अब हमारे पास एग्जाम में इतने रंग तो होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम जो ये Cl के इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट की जगह किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, क्रॉस से, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कौन सा सोडियम का है, कौन सा क्लोरीन का है। एक बार यहाँ तक आराम से एक बार देख लो। ये तो एक रफ आइडिया दिया है मैंने आपको, हम ऐसे मतलब रफ क्या है तो फेयर ही है, ऐसे डायग्राम बनाने, एक आधी स्टेटमेंट ऊपर और आएगी। यहाँ तक अगर किसी के मन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो बेशक पूछ लो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, NaCl, हाँ आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट। पानी जो है डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, एक चम्मच नमक डालो, अच्छे से मिला दो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास एक है, नहीं, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है, एक बार और समझा दूं। देखो अश्विन, अरे शांत हो जाओ, बातें करने की जगह ना क्लास में ध्यान दे लो। तो अश्विन का डाउट है, एक बार दोबारा समझा दो। देखो ध्यान से देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17। सोडियम क्या चाहता है, सोडियम चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये हमारा सोडियम है, इसने क्या करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, Na पॉजिटिव बना दिया, और साथ में क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। क्लोरीन, हाँ कोई बात नहीं, ये भी समझ लो, दोबारा समझ लो, शुरू से पूरा समझ लो। जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या करा, क्लोरीन ने वही एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, वही एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और क्या बना दिया, Cl माइनस। क्या बना दिया, Cl माइनस। अब सोडियम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। सोडियम पे से एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो सोडियम के ऊपर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कोई डॉट बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो भी जा चुका है। समझ गए बात। अब क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ये एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 7 तो थे, एक और आ गया, एक आ गया, तो कैसे चार्ज आया, नेगेटिव। अब उसके 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये Na बना, वो क्या बना, Cl, NaCl। आराम से देखो गाइस, अभी भी किसी को लग रहा है कि सर मेरे को अभी भी दिक्कत लग रही है, तो बताओ। ये जो है सर जो है ये पूरी क्वेश्चन बनाइए प्लस सर दोनों में प्लस का डिफरेंशिएट नहीं है, इसको गेन करने भाई, ये समझ में आई बात। तो यही बताएगा, जो लूज करेगा वो बाद में लूज करेगा, जो गेन करेगा पहले गेन करेगा। सर ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है गाइस, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। NaCl तो सर हमने पहले भी देखा है। ये क्या कर रहा है, ये एक NaCl की पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट कर रहा है, एक पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट कर रहा है। तो जब हमसे पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, एक पिक्चर वाली रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हमें किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर का आइडिया लगता है कि क्या स्ट्रक्चर है। आज से पहले NaCl हमने ऐसे कभी नहीं सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन आज हमें समझ आ रहा है। वरना हमारे लिए NaCl क्या था, सर Na के ऊपर क्या चार्ज है, +1, Cl के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस। ये ऐसे करते थे हम, तो क्या बनाता है, NaCl ऐसे लिखते थे, लेकिन असल में ये काम हो रहा है उसके अंदर। आयनिक कंपाउंड फिर से बता रहा हूँ, दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बने हो, ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनते हैं, याद रखेंगे, आयनिक कंपाउंड बनते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक, मेटल से नॉन मेटल तक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो जाकर आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। बोलो कोई दिक्कत लग रही है तो। कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसका नोट्स नहीं है, सबके पास है नोट्स।
रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है, हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हमने नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। मैंने कहा अब क्या एक मेटल एक नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है? मैंने कहा हाँ करता है बिल्कुल। तो रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ध्यान से पढ़ेंगे गाइस डेफिनेशन को और देखेंगे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। हमने कहा वी नो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं? मेटल। क्या करना चाहते हैं? टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं? लूज करना चाहते हैं। और फॉर्म्स कैटायन, कैसा क्या बनाना चाहते हैं? कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, जिन्हें क्या कहा जाता है? नॉन मेटल टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, सबसे बढ़िया जोड़ी। देयरफॉर मेटल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, हटा देना इस भी को। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है कहां पे? टू नॉन मेटल। कहां पे ट्रांसफर करता है? नॉन मेटल के पास। एंड फॉर्म कंपाउंड नोन एज आयनिक कंपाउंड। और कैसा कंपाउंड बनाते हैं? जिस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत लग रही है तो जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत लग रही है तो। बढ़े आगे बढ़े, डेफिनेशन पढ़ो। मैंने कहा था कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कंपाउंड जो कैसे बनता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल। वही बातें रिपीट हो रही है बार बार। मेटल से नॉन मेटल पे ट्रांसफर होने में जो कंपाउंड बनता है, वैसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है? आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कॉजेस क्या है? देखो कोई भी चीज हो रही है